मध्यकालीन भारत की आज पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग केवल जो महत्वपूर्ण तथ्य जो होंगे ना उसी को देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रिवीजन क्लास है, इसलिए बहुत डिटेल्स में न जाकर, ठीक है, अभी हमारे पास समय भी उतना नहीं है, तो केवल टू द पॉइंट चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली क्लास है तो थोड़ा इसके शेड्यूल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला, प्रारंभिक मध्यकाल में हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष, उत्तर के राजवंश, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत के प्रमुख राजवंश, दक्कन और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, भारत में इस्लाम का आगमन, दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम या मामलुक देखेंगे, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है, ध्यान देना में। उसके बहमनी साम्राज्य, उसके मुगल के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके मराठा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री, और टोटल मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकें। टोटल 10 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। और जो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा मध्यकालीन भारत में, वो हमारा है त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन काल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाल वंश। तो पाल वंश की बात करेंगे। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में होती है। कब होती है? 750 ईस्वी में आपको पाल वंश का स्थापना होता है। और इस वंश का संस्थापक जो था गोपाल था। कौन था? पाल वंश का संस्थापक की बात करें, कौन था? गोपाल की बात करेंगे। पाल वंश का संस्थापक था, जो कि 750 से लेके, ठीक है, 770 ईस्वी तक क्या होता है, इस वंश का क्या होता है, शासक होता है, ठीक है। तो पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। अरबों के द्वारा इसे धर्म का साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उदंतपुरी बिहार में, ठीक है, एक बौद्ध महाविहार की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो गोपाल ने कहाँ पे एक बौद्ध महाविहार की स्थापना की थी? तो उदंतपुरी में। कहाँ पे किया था? उदंतपुरी में किया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अरब के द्वारा इसे धर्म का साम्राज्य भी कहते हैं। धर्मपाल ने जिस राज्य की स्थापना की, पाल वंश की, ठीक है। धर्मपाल ने, ठीक है, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो धर्मपाल के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, और साथ में महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा मतलब क्या किया गया था, धारण किया गया, ठीक है। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और गोपाल के बाद जो शासक जो आता है कौन था? तो ध्यान में धर्मपाल आता है, ठीक है। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला मठ की स्थापना की थी। अगर पूछेगा उदंतपुरी की स्थापना किसने की थी, तो उदंतपुरी की स्थापना की थी गोपाल ने। अगर पूछेगा विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, विक्रमशिला मठ की स्थापना, तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, ठीक है। धर्मपाल। एक अभिलेख है जिसका नाम है खलीमपुर त्रामपत्र अभिलेख। खलीमपुर त्रामपत्र अभिलेख की बात करेंगे तो इनके राज्य विस्तार का उल्लेख आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो खलीमपुर त्रामलेख अभिलेख की बात करेंगे, जिनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध किनसे है, तो धर्मपाल से है, ठीक है। किनसे संबंध है, तो इनका संबंध की बात करेंगे तो धर्मपाल से इनका संबंध है, खलीमपुर त्रामपत्र अभिलेख का, ठीक है। देवपाल के, ठीक है, देवपाल ने पाल नियंत्रण को पूर्व की ओर कामरूप तक बढ़ाया। इसने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को भी हराया था। तो देवपाल की बात करेंगे तो पाल नियंत्रण को पूरब की ओर तक बढ़ाता और कामरूप तक ले जाता। कामरूप किसको बोलते हैं? असम को बोलते थे। किसको बोलते थे? कामरूप। कामरूप किसे कहा जाता? असम को कहा जाता था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को किसने हराया? तो देवपाल ने हराया, ठीक है। किसने हराया? देवपाल ने हराया। तो सबसे पहले आपका गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आप देवपाल के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मिहिर भोज के नेतृत्व में जालोर में प्रतिहारों का उदय और पाल क्षेत्रों में राष्ट्रकूट के अभियानों से पालों का पतन होता है, ठीक है। ये सच्चे बौद्ध थे, बौद्ध धर्म की महायान परंपरा को बढ़ावा देते थे, लेकिन इनके समय हिंदू धर्म को भी ऐसा नहीं था कि उनको उपेक्षित किया जाता था, उनको भी मतलब बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो आगे चल के मिहिर भोज के नेतृत्व में जालौर में प्रतिहारों का उदय हुआ, जिसको गुर्जर प्रतिहार कहते थे। और राष्ट्रकूट के अभियानों से पालों का मतलब क्या होता है? पतन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश शामिल था, ठीक है। एक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, आपका पाल था, उसके बाद प्रतिहार था, और उसके बाद क्या था? राष्ट्रकूट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे। अब बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को? महायान संप्रदाय को इन्होंने, महायान परंपरा को इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। किसने? तो पालों ने। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में हुई थी। पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक ध्यान में रखिए कौन थे, तो गोपाल पहले शासक थे, 750 से लेकर 770 तक, ठीक है। धर्म का साम्राज्य के तौर पे जाना जाता है। उदंतपुरी बिहार में बौद्ध महाविहार की स्थापना किसने की? तो ध्यान में रखना है, गोपाल ने की, ठीक है। अब आते धर्मपाल की बात करेंगे। परमेश्वर, परम भट्टारक और मतलब महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला मठ की स्थापना किया था। देवपाल जो आगे का शासक बनता है वो थोड़ा साम्राज्य का विस्तार करता है और
पूर्व तक ले जाता है, कामरूप असम तक बढ़ा दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को भी उसने पराजित किया था। बाद में पाल वंश समाप्त हो जाता है। रीजन क्या था, तो ध्यान रखें रीजन इसका सिंपल था, सब राष्ट्रकूटों का अभियान पालों के ऊपर, और साथ में मिहिर भोज के नेतृत्व में जालोर में प्रतिहारों का उदय हुआ। ठीक है, ये आपका पाल वंश था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अग्निकुल एक थ्योरी है जिसमें बोला जाता है अग्निकुल से मतलब राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो उसमें गुर्जर प्रतिहार की बात करें 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में थे। ठीक है, इसे हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित किया गया था, अरबों द्वारा इसे अल जुर्ज कहा जाता था। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार की बात करें किसके द्वारा स्थापित किया, हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो मिहिर भोज था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने 9वीं शताब्दी तक मध्य देश के बड़े हिस्से और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष था। ध्यान में, किसको लेकर था, कन्नौज को लेकर। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी तक मध्य देश के बड़े हिस्से और कन्नौज पे कब्जा के लिए प्रारंभ में उन्होंने भीलमाल से शासन किया, और बाद में अपनी राजधानी मतलब कहाँ पे बनाया, तो कन्नौज कर दिया। ठीक है, पहले इसकी राजधानी भीलमाल होती थी, अब बाद में अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, तो कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, प्रतिहार अरब सेनाओं के विरोध और पालों तथा राष्ट्रकूटों के साथ अपने राजनीतिक संघर्षों के लिए जाने जाते थे। तो पाल और राष्ट्रकूटों के साथ इनका राजनीतिक संघर्ष किस लिए था, तो कन्नौज को लेकर था। ठीक है, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किसमें शामिल थे, तो ये शामिल थे आपके, इसको बाद त्रिपक्षीय, ठीक है, संघर्ष बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते थे, इनमें थे। ठीक है, अरब सेनाओं के विरोध के लिए भी जाने जाते थे। प्रमुख शासक की बात करेंगे तो नागभट्ट प्रथम था, वत्सराज था, नागभट्ट द्वितीय था, और जो सबसे प्रतापी शासक की बात करेंगे जो कि बहुत लंबे समय तक काम किया, उनका नाम था मिहिर भोज था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये पाल, ये सबके सब क्या थे, तो गुर्जर प्रतिहार के प्रमुख शासक थे। इसमें से इनका शासनकाल ध्यान रखिए 835 से लेकर 885, कहीं कहीं 36 भी है। ठीक है, 836 से लेकर 885 वर्षों तक, 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। क्या नाम है इनका, मिहिर भोज। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण शासक थे, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नागराज द्वितीय की बात करें, सॉरी, नागभट्ट द्वितीय की बात करेंगे तो राजवंश को पुनर्जीवित किया और पश्चिम काठियावाड़, आंध्र, कलिंग और विदर्भ तक, ठीक है, शासकों से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने ही मतलब क्या किया था, पूरी तरीके से मतलब पुनर्जीवित किया था। ठीक है, किसे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश को। हालांकि सबसे प्रमुख शासक की बात करेंगे तो मिहिर भोज होंगे। ठीक है, भोज ने पंजाब और काठियावाड़ से लेकर कौशल और कन्नौज तक फैले एक विशाल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया और कई समकालीन शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इसके बाद कमजोर शासक राष्ट्रकूटों के हमलों का सामना करते हुए विशाल साम्राज्य को बनाए नहीं रख सके। ठीक है, तो फिर से राष्ट्रकूटों की हमला होती है। कन्नौज पर मुख्यतः राष्ट्रकूट जो थे हमला करते थे, कन्नौज को हटियाना चाहते थे, और उसके बाद मतलब क्या होता है, इनके विशाल साम्राज्य को नहीं बना के रखा जा सकता था। ठीक है, तो ये जो थे आपके क्या थे, गुर्जर प्रतिहार। ऊपर में आपने पाल देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में अब कौन लोग थे, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अब जो लोग जो थे उनका नाम था राष्ट्रकूट। इस वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो दंती दुर्ग था, दंती बर्मन या फिर दंती दुर्ग के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, अरबों द्वारा, ठीक है, अरबों के द्वारा बलहारा के रूप में संदर्भित राष्ट्रकूट, ठीक है, 743 ईस्वी के आसपास दक्कन के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, इसके मान्या खेत थी। ठीक है, वर्तमान मलखंड के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका राजधानी, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी, तो मान्य खेत थी इसकी राजधानी। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, प्रमुख शासक कौन थे, दंती दुर्ग, जो कि इसके संस्थापक ही थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ध्रुव की बात करेंगे, इसको धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। उसके अमोघ वर्ष प्रथम था, उसके कृष्ण तृतीय प्रमुख शासक में क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो ध्रुव, धारावर्ष, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण तृतीय की बात करेंगे, सबके सब कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश के क्या थे, शासक थे। ध्यान रखें, ध्रुव, धारावर्ष, ठीक है, नहीं, वत्सराज, प्रतिहार राजा धर्मपाल जैसे प्रमुख शासकों को पराजित करते उत्तरी अभियान में प्रमुख सफलता प्राप्त की थी। तो अगर पूछा जाएगा किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक और पाल शासक को पराजित किया था, तो किसने किया था, ध्रुव ने। ठीक है, किसने किया था, ध्रुव ने। ठीक है, ध्रुव धारावश जिसका नाम था। वत्सराज को पराजित किया था जो कि प्रतिहार शासक था, और धर्मपाल को पराजित किया था जो कि मतलब पाल शासक था। ठीक, किसने पराजित किया था, तो ध्रुव धारावर्ष ने पराजित किया था, जिसका शासनकाल 79 से लेकर 93 तक है। 779 से लेकर 793 तक ये राष्ट्रकूट शासक था।
अमोघ वर्ष प्रथम की बात करेंगे तो ध्यान, उसने सबसे शुरुआती कन्नड़ साहित्य ग्रंथों को में कवि राजमार्ग की रचना की है। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि राजमार्ग की रचना किसने की है? तो अमोघ वर्ष प्रथम ने किया था, जो कि मतलब एक राजपूत शासक था। कवि राजमार्ग की बात करेंगे तो कन्नड़ साहित्य है। ठीक है, कन्नड़ साहित्य के ग्रंथों में शुरुआती ग्रंथों में से एक है। तो कवि राजमार्ग की रचना किसके द्वारा की गई? अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ठीक है, तो अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, उन्होंने नृपतुंगा, ठीक है, नृपतुंगा, ठीक है, उसके बाद बात करो अति अतिशय धवल, ठीक है, महाराजा संधा और वीर नारायण की उपाधियां धारण की। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है। नृपतुंगा की उपाधि धारण की थी, अतिशय धवल की उपाधि धारण की थी, महाराजा संधा और वीर नारायण की उपाधि भी धारण की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो अमोघ वर्ष के द्वारा, जो अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? कवि राजमार्ग। ठीक है, ध्यान में, कन्नड़ साहित्य है। ठीक है, और किस राजपूत शासक ने, ठीक है, प्रतिहार और पाल दोनों शासकों को पराजित किया? तो उसका नाम था ध्रुव धारा वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिए। बात करेंगे इस वंश का स्थापना किसने किया? तो दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापित किया था। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। ठीक है, अरब ने इस राज्य को क्या कहा है? तो अरब ने इस राज्य को क्या कहा है? तो बलहारा के नाम से अरब ने कहा। ठीक है, सबको अरब ने कुछ ना कुछ नाम दिया था। जैसे गुर्जर प्रतिहार के अल जुर्ज के नाम से बुलाया है। ठीक है, और धर्म का साम्राज्य की बात करेंगे, पाल को कहा? बोलिए। राजपूत का जो संस्थापक था वो नंदराज था और वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग। कौन था इसका संस्थापक? नंदराज, जो चालुक्य का सामंत हुआ करता था। दंती दुर्ग ही आंसर लेता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें वास्तविक वगैरह तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने विभिन्न जगहों पे इसका आंसर दंती दुर्ग ही देखा है, राजपूत के संस्थापक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें वास्तविक वगैरह कॉन्सेप्ट वास्तविक तो मैंने संस्थापक नहीं, वास्तविक वगैरह इसमें मेरे हिसाब से तो शायद नहीं लेता। अगर लेता है तो बताइए कहाँ पे। ठीक है, मैंने तो दंती दुर्ग देखा है। ठीक है, वैसा ऑप्शन मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखा, मे भी हो भी सकता है। ठीक है, अब सैन्य कौशल में अकौशलता के कारण राष्ट्रकूटों का क्या होता है? पतन होता है। इसके शासनकाल में शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय के अधीन राज्यों को और भी अधिक पतन हुआ। मतलब कृष्ण तृतीय के शासनकाल में जाके राज्य मुख्यतः पतन की ओर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्राचीन कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न, ठीक है, जिसमें कौन था? पोन थे, पंपा थे और रन्ना थे। ठीक है, क्या था? पोन, पोन्ना कह लीजिए। ठीक है, पंपा की बात करेंगे, ठीक है, रन्ना की बात करेंगे। ठीक है, क्या थे ये? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते थे। क्या कहते थे इसको? त्रिरत्न कहते थे कन्नड़ साहित्य के, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये किनके दरबार में? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के साथ साथ, ठीक है, पश्चिमी चालुक्यों के तैला पर सत्यश्रय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, तो कृष्ण तृतीय की बात करेंगे, जो राष्ट्रकूट राजा था, इन तीनों का संरक्षण दिया था, पोन, पंपा, रन को। ठीक है, और पश्चिमी चालुक्य के तैलप, ठीक है, तैलप और सत्यश्रय द्वारा भी इनको संरक्षण दिया गया था। चालुक्य के द्वारा भी इनको संरक्षण मिला था और राष्ट्रकूटों के द्वारा भी इनको संरक्षण मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखिए। क्या नाम था इनका? पोम, पंपारन। तो ये नहीं पूछेगा, या पूछ सकता है किनके दरबार में रहते थे कृष्ण तृतीय, या फिर पूछेगा कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो एक का नाम क्या था? ठीक है, पोन था, जिनको कवि चक्रवर्ती कहते थे, आदि कवि पंपा कहते थे, या कवि चक्रवर्ती रन को भी कहते थे। ठीक है, तो तीनों का नाम काफी अधिक महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में इसको रखिए। सबके सब राज्य की बात करेंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष में सारे के सारे राज्य क्या थे? आपके शामिल थे। ठीक है, अगर पूछेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में सारे के सारे राज्य शामिल थे, किस जगह पे ये अधिकार करना चाहते थे? तो कन्नौज पे अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, अंतिमतः विजय किसकी हुई? कन्नौज पे आखिरकार विजय किसकी हुई? तो गुर्जर प्रतिहारों की अंतिमतः विजय होती है। ठीक है, गुर्जर जी। प्रतिहार कन्नौज पे आखिरकार मतलब कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अपन लोग पढ़ेंगे उत्तर के राजवंश। नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्यान रखना, चंदेल वंश के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, जेजात भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल की बात करेंगे तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन करते हैं। और चंदेल राजवंश के स्थापना नन्नुक ने किया था। किसने किया था? नन्नुका, या फिर नन्नु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। प्रमुख शासक यशोवर्मन थे, विद्याधर थे। ठीक है, परम परमदर्वी देव नाम है। क्या नाम था इनका? परमर्दी। ठीक है, परमर्दी देव। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? परमर्दी देव। ठीक है, किस वंश के थे? तो चंदेल शासक के थे। ठीक है,
कभी कभी प्रश्न आता है विद्याधर से, विद्याधर ने अरबों को पराजित किया था, ठीक है। खजुराहो के भव्य मंदिर की वास्तुकला की विरासत दिखाई जाती है। खजुराहो का ये मंदिर जो है किनके द्वारा बनाया गया, तो यह भी ध्यान रखें चंदेल शासक के द्वारा ही खजुराहो का मंदिर जो है बनाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा। ये भी आप ध्यान में चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है। तो उत्तर के राजवंश में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने चंदेल के बारे में देखा, फाउंडर की बात है नन्नुक है, प्रमुख शासक यशोवर्मन, विद्याधर, ठीक है, परमर्दी देव है। खजुराहो के भव्य मंदिर के वास्तुकला में विरासत दिखाई देती है जो कि चंदेल शासक को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मालवा के परमार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मालवा के परमार की बात की मूल रूप से प्रतिहारों और राष्ट्रकूट के सामंत थे, ठीक है। मालवा के परमार की बात करेंगे तो मूल रूप से किसके? प्रतिहार, ठीक है, और राष्ट्रकूटों के मतलब क्या थे? तो ये मतलब सामंत हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसके? तो राष्ट्रकूटों के मतलब क्या थे? तो सामंत हुआ करते थे, ठीक है। और बात करेंगे इसकी स्थापना, मालवा के परमार की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखो, उपेंद्र कृष्णराज ने धार की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। उपेंद्र कृष्णराज जैसे धार की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में पड़ता धार नगरी विद्या की नगरी बन गई थी। माता सरस्वती का मंदिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो धार नगरी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रमुख शासक की बात करेंगे, मुंजा, वाकपति, राज द्वितीय और राजा भोज शामिल थे। तो परमार शासक के सबसे जो प्रमुख शासक जो थे राजा भोज, जिनके बारे में कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो राजा भोज के समय परमार नगरी की बात करें, इसकी राजधानी जो धार जो थी बहुत आधुनिक थी, ठीक है, विद्या की नगरी के रूप में जाने जाती थी। बहुत सारे विद्वान जो थे यहाँ पे रहते थे। अगर पूछेगा मालवा के जो परमार जो थे, परमार राजवंश कह लीजिए, जो कि प्रतिहारों राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते, किसके समय में अपने चरम पे पहुंच गया था? तो राजा भोज के शासन काल में राजवंश अपने चरम पे पहुंच गया था। इसके समय चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धर्म और वास्तुकला जैसे विषयों पे किताबें लिखी गई थी। और यहाँ पे इनके शहर में अभी भी आप देखो सरस्वती माता का मंदिर भारत में बहुत कम जगह पे है। अभी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आपको धार में मिलेगा, ठीक है। उसने भोपाल के पास भोजपुर शहर की भी स्थापना की थी। राजा भोज ने अपने नाम से भोजपुर शहर का भी क्या किया था? स्थापित किया था, ठीक है। परमार वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था महलक देव, ठीक है। महलक देव मृत्यु 1305 को अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं ने पराजित किया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनके 1305 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं ने इनको पराजित किया था, ठीक है। तो परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव ने को, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं ने मतलब क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं तोमर पे आएंगे, ठीक है। तो तोमर के बारे में जानते हैं। तोमर की बात करेंगे जिसका नाम पहले दिल्ली के तोमर, इनको पहले ढिल्लिका के नाम से जानते थे। दिल्ली का पहला का नाम क्या था? ढिल्लिका, क्या था? ढिल्लिका इनका पहले का नाम था। और तोमर राजवंश के द्वारा, ठीक है, दिल्ली शहर का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो तोमर राजपूत थे और उन्होंने ही मतलब क्या किया था? दिल्ली का स्थापित किया था, ठीक है। इन्होंने दिल्ली का, जिसको वर्तमान में दिल्ली को अपनी राजधानी से हरियाणा, ठीक है, हरियाणा पर शासन किया, ठीक है। और ये प्रतिहारों के सामंत थे। तोमर किसके सामंत थे? तो प्रतिहारों के सामंत थे। शांक भरी के चहमानों ने उनका अक्सर मतलब क्या होता था? टकराव होता था। चहमान से इनका टकराव होता था। हालांकि आगे चल के चहमान वंश ने भी दिल्ली पे शासन किया। चहमान शासक ही पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है, जिनको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। चहमान चहमान इनके शासन का अनुकरण करते थे। सबसे महत्वपूर्ण राजा जो था अनंगपाल तोमर था, ठीक है। यही राजा जो था अनंगपाल तोमर, इन्होंने दिल्ली की स्थापना की, ठीक है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलता है? तो अनंगपाल तोमर के बारे में हमें जानकारी दिल्ली की स्थापना की थी, और इसका उल्लेख महरौली के लौ स्तंभ से जानकारी इनके बारे में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अनंगपाल द्वितीय महरौली क्षेत्र में, ठीक है, लाल गुडकट का निर्माता था। इसने अनंगताल के नाम से एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो दिल्ली में आपको तालाब मिलेगा अनंगताल तालाब। वह किसके नाम से? तो ध्यान रखें अनंगपाल तोमर के नाम से, ठीक है। अनंगपाल तोमर जो था, तोमर शासक था जिसने दिल्ली को मतलब क्या किया था? स्थापित किया था। इसके बारे में जानकारी की बात करेंगे तो मरहौली लौ स्तंभ से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। सूरज कुंड जलाशय की बात करेंगे, ध्यान रखें फरीदाबाद के पास, जहाँ पे मेला भी लगता है, ठीक है, सूरज कुंड मेला भी लगता है, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा के पास। जिसका निर्माण किसने किया था? तो सूरजपाल ने इसका निर्माण किया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये भी ये क्या बात है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपका तोमर शासक था, ठीक है। तोमर जो थे किनके सामंत हुआ करते थे? तो प्रतिहारों के सामंत थे।
इनका टकराव किनके साथ होता था? चहमान के साथ होता था। सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें, अनंगपाल तोमर था, जिसने दिल्ली को स्थापित किया था। इसके बारे में जानकारी आपको महरौनी के लौह स्तंभ से आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते देखिए शाकभरी या फिर चौहान। ठीक है, तो ये इनका जो टकराव जो होता था चौहानों के साथ होता था। चौहान का जो राजधानी वगैरह जो था, ठीक है, ये अजमेर वगैरह से रूल करते थे। ठीक है, अजमेर को पहले ध्यान में अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। किसने की थी? अजय राज ने की थी। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान जो थे यही शाकंभरी के चहमान या फिर चौहान शासक थे। हालांकि उनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, लेकिन मूल रूप से पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखिए इस वंश की राजधानी की बात करेंगे, इस वंश की राजधानी सांभर थी। सांभर राजस्थान में पड़ती थी। इस राजवंश का नाम इसकी राजधानी सांभर के नाम पर रखा गया था। ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना सिंह राज ने की थी। प्रमुख शासकों में शामिल थे अजय राज। अजय राज की बात करें, अजमेर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज तृतीय की बात करें, प्रमुख शासक जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। बिगरा राज चतुर्थ, बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है, बिगरा राज चतुर्थ कौन थे? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप देखते हो, जो कि मस्जिद है। ठीक है, आप जाओगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं यार, कहाँ पे है यार, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में जाओगे तो आप 2.5 दिन का झोपड़ा आपको दिखेगा, जो कि एक मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जो कि पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वा कर वहां पे एक 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। ठीक है, जो कि एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, मस्जिद है। अब आते चंद्रदाई। चंद्रदाई ने पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पे वृत्तांत लिखा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो वहां पे चंदवादाई के द्वारा लिखा गया, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के मित्र भी थे। ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में इसकी रचना की गई है? ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है। अब पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम लोग जानते हैं, उन्होंने 2 लड़ाई लड़ी थी। मोहम्मद गौरी से 2 लड़ाई लड़ी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरे को बोला जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। यह राजपूतों की जीत के साथ समाप्त हुआ। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से मतलब क्या हो गया, पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ होते रहा। फिर यहाँ पे देखेंगे एक और भी एक वंश निकला, गढ़वाल। ठीक है, तो गढ़वाल का भी संबंध जो था, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के साथ, मतलब चौहानों के साथ अच्छी नहीं थी। ये गढ़वाल की बात करेंगे तो ये भी क्षत्रिय थे, ये भी राजपूत थे। ठीक है, और ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ठीक है, तो सूर्यवंशी क्षत्रिय जिन्होंने 11वीं शताब्दी के अंत में कनौज राज्य पे शासन किया। प्रमुख शासकों में चंद्रदेव थे। चंद्रदेव ने की बात करें तो कनौज के गढ़वाल वंश के फाउंडर थे चंद्रदेव। साथ में विजय चंद्र और जयचंद्र का नाम काफी इंपोर्टेंट। लेकिन जयचंद्र का नाम काफी पॉपुलर हो गया, क्योंकि कहते हैं इन्होंने, ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वी राज का समर्थन नहीं किया था, मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए थे। 1194 में जब लड़ाई होती है, ठीक है, चंदावर की लड़ाई होती है, तो गौरी और जयचंद्र के बीच में होती है, जिसमें जयचंद्र पराजित होता है। ठीक है, तो प्रमुख शासक में विजय चंद्र था, जयचंद्र था, चंद्रदेव था। ठीक है, कन्नौज के गढ़वाल का। चंदावर की लड़ाई 1194 में होती है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र को हराया, और राज्यों का मतलब क्या क्या लूट लिया। ठीक है, जयचंद्र का पोता सियाजी ने, ठीक है, राठौर वंश की स्थापना की, जिसने जोधपुर से मरवार की रियासत पे शासन किया। ठीक है, तो जयचंद्र का पोता आगे चल के क्या बना, सियाजी राठौर। ठीक है, तो इसमें से जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कन्नौज को लेकर पूछता है, बताओ, सॉरी, चंदावर की लड़ाई कब हुई थी? 1194 में हुई थी। किसके किसके बीच में हुआ था, वो भी ध्यान में रखना। बीच में वंश का कहानी समाप्त हो जाता है, लेकिन जयचंद का पोता सियाजी ने राठौर वंश की स्थापना की थी, जिसने जोधपुर से मारवाड़ की रियासत पे शासन किया था। ठीक है, अब आते त्रिपुरी की कलचुरी। ये त्रिपुरी की कलचुरी वही कलचुरी है जहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष बना था, के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, ये कहाँ पे था? तो या कोई जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश पड़ता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कलचुरी वंश की नींव रखी गई थी। इसकी स्थापना कोकला ने किया था। किसने किया था? कोकल्ला ने किया था, ध्यान में रखेंगे। इसने कटासुरी है और चेदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें कटासुरी है और चेदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सत्ता का सबसे पहला के नर्मदा पर महिष्मति था। ठीक है, तो ये जबलपुर में था। ठीक है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा। तो कलचुरी के दरबार में कौन रहते थे? तो प्रसिद्ध कवि राजशेखर। ठीक है, छोटा सा राजवंश था। ठीक है, कलचुरी राजवंश, जो कि यहीं से मतलब शुरू हुई थी। कहाँ से? त्रिपुरी के कलचुरी से। त्रिपुरी में ही मतलब इनका रूल होता था। नर्मदा नदी के किनारे पे राज्य था। ठीक है, जबलपुर वर्तमान स्वरूप में इस जगह पड़ता है। ठीक है, तो राजशेखर की बात करेंगे तो कलचुरी दरबार में रहते थे। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे गुजरात के, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, गुजरात के चालुक्य, जिनको सोलंकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चालुक्य शासक जो गुजरात में जो रूल किया उनको सोलंकी के नाम से जानते थे, काफी महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। प्रमुख शासक भीम प्रथम है, जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल इनमें शामिल है। भीम के शासनकाल में, ठीक है, भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1025 का समय काल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुजरात पे आक्रमण होता है, ठीक है, महमूद गजनी का सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा। कुमारपाल के नाबालिग पोते के शासनकाल के दौरान गुजरात को मोहम्मद गौरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो महमूद गजनबी का भी आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी का भी आक्रमण होता है, ठीक है। पहले महमूद गजनबी का, फिर मोहम्मद गौरी का। गुजरात के अंतिम हिंदू राजा राजा कर्ण द्वितीय ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का सामना किया था, ठीक है। तो गुजरात का अंतिम हिंदू राजा का नाम था कर्ण द्वितीय, राजा कर्ण, ठीक है, सेकेंड। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का इन्होंने सामना किया था, ठीक है। तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी की बात करेंगे तो ध्यान रखें महमूद गजनवी ने गुजरात पे हमला किया था 1025 में, सोमनाथ मंदिर के शासन किया था भीम के शासनकाल में, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखोगे तो क्या है, कश्मीर हम लोग चलेंगे, ठीक है। कश्मीर में आप देखोगे तो कश्मीर में ललितादित्य और मुक्तापीठ जैसे शासकों के लिए प्रसिद्ध कारकोट वंश स्थापित किया था। कश्मीर में जो शासन जो थी, ठीक है, ध्यान रखिए, कारकोट वंश, कारकोट वंश ध्यान रखिए, कारकोट राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में थी कारकोट राजवंश। और शासक की बात करेंगे ललितादित्य थे, मुक्तापिद, ठीक है, प्रमुख शासन है, ललितादित्य मुक्तापिद प्रमुख शासन थे। और 9वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, उत्पलों के द्वारा मतलब इसको स्थापित किया गया था, उत्पलों के द्वारा। और उत्पल वंश के संस्थापक की बात करें अवंती वर्मन के बाद राहत प्रदान करने के लिए जल निकास सिंचाई प्रणालियों का उल्लेखनीय विकास किया था अवंती वर्मन ने। एक रानी थी जो कि रानी दिद्दा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो रानी दिद्दा के शासनकाल अशांति से भरा रहा, लोहार राजवंश के उदय का कारण बना, ठीक है। तो कारकोट की ही मतलब थी रानी दिद्दा, ठीक है, इनका शासनकाल काफी अशांति का बना रहा। और उसके बाद कश्मीर में एक और भी वंश आपको लोहार राजवंश। तो कारकोट राजवंश, ठीक है, लाहौर राजवंश की बात करेंगे, ठीक है, पहले कारकोट आएगा, फिर उत्पल आएगा, फिर मतलब ठीक है, फिर मतलब लोहार वंश आएगा, ठीक है। सबके सब वंश कहाँ पे था, तो सबके सब वंश की बात करेंगे तो कश्मीर में ये सबके सब वंश हुआ करता था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे असम पढ़ेंगे। जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब बाकी जो पढ़ने का हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू में जब पढ़ेंगे ना तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ा त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल वंश का स्थापना 750 में गोपाल के द्वारा किया गया था। गोपाल की बात करेंगे, गोपाल के राज्य को, ठीक है, अरबों ने धर्म का साम्राज्य बताया था। अब गोपाल ने उदंतपुरी बिहार में एक बौद्ध महाविहार की स्थापना की थी, ठीक है। धर्मपाल को परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था, ठीक है। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला मठ की स्थापना की गई थी, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मिहिर भोज के नेतृत्व में जौलर में प्रतिहारों का उदय होता है। उसके बाद राष्ट्रकूट का भी जब अभियान जब पालों के ऊपर होता है तो ये इनका पतन हो जाता है, ठीक है। ये महायान परंपरा को मतलब क्या करते थे, बढ़ावा देते थे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे गुर्जर प्रतिहार की बात करेंगे तो हरिचंद्र के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अल जुर्ज कहा गया था इसको अरबों के द्वारा, ठीक है। कन्नौज पर कब्जा कर लिया था आगे चल के, ठीक है। अपनी राजधानी कन्नौज में हस्तांतरित कर दिया था भीलमाल से, ठीक है। अरब सेनाओं के विरुद्ध पालो राष्ट्रकूटों के साथ अपने राजनीतिक संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, ये सब प्रमुख शासक थे कि सबसे प्रमुख शासक मिहिर भोज होंगे, ठीक है। ध्यान रखें, भोज ने पंजाब और कठियावाड़ा से लेकर कोसल कनौज तक फैले एक विशाल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट की बात कर अल्बो ने इसको बलहारा के नाम से बोला, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। राजधानी मानेखेत हुआ करती थी। फाउंडर की बात करेंगे दंती दुर्ग थे, ध्यान में रखेंगे। प्रमुख शासक ध्रुव, अमोघ वर्ष, ठीक है, कृष्ण तृतीय थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमोघ वर्ष की बात करेंगे, सबसे शुरुआती कन्नड़ साहित्य ग्रंथ में कविराज मार्ग की रचना भी इन्होंने की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या था, हाँ आगे चलेंगे तो हाँ पुन्ना, हरपंप और रन के बारे में याद रखिएगा। इस सबके सब कन्नड़ कवि थे, जुड़े हुए थे, कन्नड़ साहित्य से जुड़े हुए थे, जो कि कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। बुंदेलखंड की बात करेंगे जो जिजाक भुक्ति के नाम से जानते थे, फाउंडर कौन थे, चंदेल में
चंदेल में कौन थे? नन्नुक थे, ठीक है। प्रमुख शासक में यशोवर्मन में विद्याधर और परमर्दी देव शामिल थे। खजुराहो के भव्य मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। मालवा की बात करेंगे तो मालवा में ध्यान रखेंगे तो प्रतिहारों के मुख्यतः सामंत थे। संस्थापक की बात करेंगे, ध्यान में रखें कृष्णदास जी उपेंद्र, उन्हीं का नाम था। धार की स्थापना की थी, अपनी राजधानी बनाई थी। प्रमुख शासकों में बात करें, राजा भोज इसमें शामिल थे, ठीक है। राजा भोज के समय के समय धार की बात करेंगे, विद्या की नगरी बन गई, अपने चरमो उत्कर्ष पे पहुंच गई थी, ठीक है। अंतिम शासक की बात करेंगे, महलक देव थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से पराजित हो गए थे। दिल्ली, जिनको पहले दिल्लिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करें इसके फाउंडर की बात करेंगे तो अनंगपाल तोमर थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनके बारे में जानकारी अगर आपको जानना है तो इसका उल्लेख महरौली लौह स्तंभ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। शांकभारी या फिर चहमान की बात करेंगे तो इनकी राजधानी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मुख्यतः कहाँ पे? अजमेर की स्थापना करने वाले शासक जो थे इसमें अजय राज थे, ठीक है, ध्यान रखें। पृथ्वीराज तृतीय, बिगराराज चतुर्थ प्रमुख शासक थे, ठीक है। बिगराराज चतुर्थ ने 2.5 की झोपड़ा बनाई, सॉरी संस्कृत विद्यालय बनाई थी, जहाँ पे आगे चल के क्या हो गया तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, ये आपको पता ही है, ठीक है। युद्ध हुआ था, 2 प्रकार का युद्ध था, ट्रेन का प्रथम युद्ध, ट्रेन का दूसरा युद्ध। इसमें कौन जुड़े हुए थे तो ध्यान रखेंगे कौन जुड़े हुए थे, तो पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, ठीक है। चंद्रबा राय ने पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पे पृथ्वीराज रासो की भी रचना की थी, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम क्या था? संजोक्ता। क्या नाम था? संजोक्ता जो था इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, जो राजा जयचंद की बेटी थी, ठीक है। वही राजा जयचंद जिन्होंने गन्नौज के कटवाल शासक थे, ठीक है। 1194 में गौरी से पराजित होते हैं, जयचंद को पराजित किया, उनके राज्य को लूट लिया, ठीक है। त्रिपुरी के कलचुरी की बात करें, इसके फाउंडर की बात करेंगे तो कोकला ने किया था, ठीक है। कहाँ पे रूल करती थी? तो मध्य प्रदेश जबलपुर में रूल करती थी। राजधानी की बात करेंगे, इसका त्रिपुरी था, ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है। कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। गुजरात के सोलंकी की बात करेंगे तो महमूद गजनवी ने गुजरात पे, ठीक है, आक्रमण किया, उसमें सोलंकी शासक भीम प्रथम थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है। कश्मीर में बात करेंगे, ललितादित्य मुक्तापी जैसे शासकों के लिए प्रसिद्ध कारकोट वंश का स्थान, ठीक है। 9वीं शताब्दी के मतलब उत्पलों ने ले लिया। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था, ठीक है। प्रसिद्ध रानी दिद्दा का शासनकाल अशांति से भरा था। बाद में लोहार वंश का भी शासन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कल के क्लास में असम के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको कभी जीता नहीं गया। अहोम साम्राज्य के बारे में कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर सभी लोग इसको एक पढ़ पूछेंगे पाइएगा। सर। हेलो।